हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। उसका एक क्लास आ चुका है, अभी दूसरा क्लास आएगा और 3 क्लास में पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, तो उसके बारे में ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चे अभी जूड़े हैं तो उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर आगे के चैप्टर पूरे करंट वाला पार्ट अच्छे से कर लेना है, क्योंकि लास्ट के 3 टॉपिक तो पूरे थेरी है, मेजोरिटी थेरी है। ठीक है, तो पूरा सिलेबस अपना कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बहुत टाइम है अपने पास, बस जो चल रहा है उसके साथ प्रिपरेशन को बराबर कंटिन्यूएशन में रखिए। एक साथ पूरा कंप्लीट भी कर दूंगा तो आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए आप डोंट वरी, मतलब बिना लोड लिए आप 15 जनवरी तक सिलेबस होने की कोशिश अपन करेंगे। 30 तक भी हुआ तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपके पूरे चैप्टर होने से मतलब होना चाहिए। मैंने देखा है कि वीडियो आ रहे हैं लेकिन उतने व्यूज़ नहीं आ रहे, मतलब आप लोग उतना नहीं देख पा रहे, तो मैंने भी उसके हिसाब से स्पीड को कम कर दिया। तो जितना आ रहा है उतना ही पढ़ो, डोंट, मतलब ये लोड लेना नहीं कि कब होगा कैसा होगा, नहीं, जो आ रहा है उसको कंप्लीट करने पे आपका फोकस होना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए टॉपिक पे हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमने लास्ट टाइम बेटा व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। तो उसी का कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी थे अपने, तो उनको पहले देख लेते हैं, फिर उसके कुछ बचे हुए एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन है बेटा एक 9.5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा यहाँ पे? एग्जाम्पल है बेटा 9.5। चलो क्या कहा है? 2 रेजिस्टेंसेस है, बोलते 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड अक्रॉस द 2 गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज एज शोन इन फिगर। एज शोन इन फिगर बोला मतलब उसने डायग्राम दी होगी हमें, तो ये ऐसा दिया है 2 ओम और 3 ओम लगा है, बीच में गैल्वानोमीटर है, नीचे 2 वोल्ट बैटरी। ओके ठीक है, चलेगा। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज कैसी कंडीशन में बोलते हैं? बैलेंस कंडीशन में। एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द ब्रिज वायर, वो दोनों भी निकालना है, रो भी निकालना है। गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिज वायर इज 1.49 ओम एंड इट्स डायमीटर इज 0.12 सेंटीमीटर। 2 रेजिस्टेंसेस दिए हमें, चलो इनको समझ लेते हैं। ये गैप में जो रेजिस्टेंस, अब मैं डायग्राम नहीं बना था, गैप में दिए हुए पहले वाले को R1 बोल देते अपन, 2 ओम दिया है। R2 को बोल देते भैया क्या दिया है हमें? 3 ओम दिया है। ठीक है, चलेगा। बीच में क्या लगा है? गैल्वानोमीटर। तो यहाँ की जो लेंथ है बेटा इसको अपन बोल देते L1, इसको बोल देंगे L2 बराबर। नीचे क्या लगा है अपने पास? 2 वोल्ट का ये लगा है बैटरी। चलिए ठीक है, और डायमीटर दिया हमें और रेजिस्टेंस दिया है। किसका? रेजिस्टेंस ऑफ वायर हमें दिया है। पूरे वायर का रेजिस्टेंस हमें कितना दिया भैया? तो 1.49 ओम दिया है। कितना दिया है? 1.49 ओम। और उसकी डायमीटर हमें दी है, डायमीटर D इज इक्वल टू कितना दिया बेटा? 0.12 सेंटीमीटर। ओके, मीन्स ये हो जाएगा 0.12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? R1/R2 इज इक्वल टू क्या होता है? L1/L2 होता है, बराबर है। तो हमें तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर पूरा दिया हुआ है, तो हमने कहीं तो भी पढ़ा है R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई ए। R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई ए। मैंने बेसिक में पढ़ाया था। तो आपको डायमीटर दिए तो उस पर से आपको क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। डायमीटर ऑफ वायर कितनी है? 0.12। तो रेडियस हो जाएंगे बेटा 0.06, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा अपना πr² से, एरिया आ जाएगा। लेंथ ऑफ वायर, मीटर ब्रिज है तो लेंथ ऑफ वायर तो 1 मीटर ही रहेगा। तो रो हमें मिल जाएगा, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? R इंटू A/L। तो यहाँ से पहला पार्ट हमें क्या मिल जाएगा बेटा? रो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें, ये तो एक पार्ट मैंने निकाल लिया, रो वाला पार्ट मैंने पहले सॉल्व किया, रो इंटू πr²/a। अब हमें उसने क्या पूछा है? साथ में नया पार्ट क्या पूछा बेटा हमें? उसने बोला है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस। कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल व्हेन ब्रिज क्या हो गया आपका? बैलेंस हो गया। अब ब्रिज बैलेंस है मतलब क्या होता है बेटा? ये जो गैल्वानोमीटर है इसका आने वाला करंट क्या होगा अपना? 0 होगा, तब ब्रिज बैलेंस होगा। अब ब्रिज बैलेंस है मतलब ऊपर के जो 2 रेजिस्टेंस है ये काय में चले जाएंगे बेटा? सीरीज में चले जाएंगे, 2 ओम और 3। और नीचे से जो वायर है अपना, उसका रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है? ये हमें दिया है 1.49 ओम। तो मतलब ये दोनों काय में चले गए? सीरीज में। और इसका कॉम्बिनेशन इसके काय में जाएगा बेटा? पैरेलल। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। ये कहाँ से आया? तो सीरीज के लिए गलत कर दिया, सीरीज के लिए डायरेक्ट क्या होती है बेटा? एडिशन होती है ना। तो सीरीज क्या हो जाएगा अपना? R1 प्लस R2 हो जाएगा।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 3 5 ओम। और ये जो सीरीज आया है इसके क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो 1/पैरेलल का फॉर्मूला हमें पता है, 1/RS आएगा प्लस 1/R आएगा, इसको R बोल देते। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, RP इज इक्वल टू RS इंटू R अपॉन RS प्लस RP। तो RS कितना था अपना 5 इंटू ये 1.49 अपॉन 5 प्लस 1.49 जो भी आएगा। तो ये आ जाएगा अपना पैरेलल का रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल मतलब इनका कॉम्बिनेशन। अब बेसिक फार्मूला सबको पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। यहाँ से हमें फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है क्या, यस और नो? तो सिंपल वे से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। ये देखो यहाँ पे दिया भी उसने, द करंट थ्रू द सेल इज एप्सिलॉन बाई ये, मतलब ओम्स लॉ लगा दिया। कौन सा लॉ लगा दिया, ओम्स लॉ। एक ही क्वेश्चन था क्या इसका बेटा, और एक क्वेश्चन होना चाहिए, ढूंढते हैं क्या, एक ही है। चलो ठीक है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, ये आप पे इस पे भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ये सोर्सेस ऑफ एरर पे आ सकता है क्वेश्चन, और टू मिनिमाइज द एरर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या कहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म। एरर कहाँ आ सकता है, जो हम मीटर ब्रिज में लेते हैं बेटा कि अपने ये 3 सेक्शन होते हैं, है ना। तो ये जो वायर है अगर इसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं रहा तो रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म रहेगा क्या, नहीं, उसकी रेजिस्टिविटी भी बदलेगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज। तो अपना बैलेंसिंग कंडीशन मिलने में क्या होंगी, तकलीफ होंगी। मतलब द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म, एक एरर हो सकता है। दूसरा, जब हमने एंड ऑफ वायर यहाँ पे सोल्डरिंग करा तो इस सोल्डरिंग का भी कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है। द एंड्स ऑफ वायर्स आर सोल्डर टू द मेटेलिक स्ट्रिप वेयर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डेवलप विच इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो उसको हमने कंसीडर नहीं किया था, इसके कारण भी एरर आ सकता है। द मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR मे नॉट बी एक्यूरेट। तो कोई जब गिनता है कि ये LX है और ये LR है तो इसमें ह्यूमन एरर भी आ सकता है, 48 की जगह 50 गिन ले, है ना, तो वो वाले एरर आ सकते हैं। तो इन्हें बोलेंगे सोर्सेस ऑफ एरर। अब इन एरर्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है ना। द वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेड दैट नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड टू द मिडल 1/3 ऑफ द वायर, मतलब बिटवीन 34 एंड 66 सेंटीमीटर। मतलब ऐसे रेजिस्टेंस को एडजस्ट करो कि ये 34 से 66 सेंटीमीटर के बीच में ही हमें क्या मिले, नल पॉइंट मिले। ये पहला पॉइंट, सो दैट LX एंड LR की वैल्यू क्या मिले, एक्यूरेट मिले। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X एंड नोन रेजिस्टेंस बॉक्स R। हमने यहाँ R लगाया था बेटा, बुक में देखोगे तो आपने उसने इधर X लिया इधर R, तो इसको आप इंटरचेंज करके अलग अलग रीडिंग लो, सो दैट आपकी एक्यूरेसी क्या हो, मेंटेन, मतलब नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ा दो, सो दैट आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। थर्ड, द जॉकी शुड बी टैप ऑन द वायर एंड नॉट ऑन स्लाइड। मतलब कोई क्या करता है, ये गैल्वानोमीटर लगा, ये जॉकी है, इसको स्लाइड करते हुए लेके जाएगा, तो वैसे ना करते, इसे उठा के ऐसे टैप करना है। स्लाइड करते गए तो कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन बताएगा, जिसके कारण नल पॉइंट मिलने में तकलीफ होगी। तो ये पॉइंट्स हमें पता चाहिए। इसके अलावा अब व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का ही एग्जांपल हमने ऑलरेडी पढ़ा है, केल्विन ब्रिज, जो किस लिए यूज करते हैं बेटा, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट क्लास। ठीक है, ये भी पढ़ लेना है आपको। गैल्वानोमीटर का एक पोटेंशियोमीटर बॉक्स दिया, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। पीओ बॉक्स किस लिए यूज करते हैं बेटा, तो पीओ बॉक्स भी यूज करते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस। अगर आप लोग यहाँ देखो, पेन ले लेता हूँ इसमें, आ गया, चलिए यहाँ देखो, यहाँ पे सेक्शन दिख रहे हैं बेटा, एक ये P सेक्शन दिख रहा है ये वाला, एक ये Q सेक्शन दिख रहा है, एक ये R सेक्शन दिख रहा है पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक, और एक क्या दिख रहा है, अननोन रेजिस्टेंस X दिख रहा है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमें दी है। ओके, अब इसमें कहा गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एज शोन इन फिगर। तो प्रैक्टिकली व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कैसे यूज करते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है पीओ बॉक्स। ठीक है, अब पीओ बॉक्स क्या करता है, देखते हैं अभी। पीओ बॉक्स क्या करेगा, तो इसको इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ क्या बोलता है, 3 चीजें हैं इसमें। एक है बेटा इट कंसिस्ट ऑफ आर्म P, Q एंड R, जैसा मैंने बताया, एक P आर्म है, एक Q आर्म है, और ये नीचे वाला पूरा R आर्म है। द रेजिस्टेंस इन दिस आर्म्स आर एडजस्टेबल। सबके रेजिस्टेंसेस हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बोलते कैसे, तो उसकी लेंथ कम ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, ओके। द 2 रेशो आर्म्स P एंड Q कंटेन रेजिस्टेंसेस 10 ओम एंड 100 ओम। इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, P का कितना होना चाहिए, 10 ओम होना चाहिए, Q का कितना होना चाहिए, तो 100 ओम होना चाहिए। और जो नया वाला R है उसकी एक रेंज दी है हमें, तो कैसे बताओ। थर्ड आर्म R
कंटेन्स रेजिस्टेंसेस फ्रॉम 1 ओम टू 5000, कितना 1 ओम टू 5000। यहाँ पे देखो 10 ओम 100 ओम एंड क्या बोला है 1000 ओम। तो ये दूसरा जो आर है उसकी रेंज कितनी दी है 1 ओम टू 5000। ओके, द अननोन रेजिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फोर्थ रेजिस्टेंस देयर आर 2 टैप कीज K1 एंड K2, यहाँ पे दिए K2 और K1, ये 2 टैप कीज दिए। चलिए अब इसको थोड़ा और इधर समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे क्या होता है वो हमें बताया इसमें। अब उसका कहना है कि द रेजिस्टेंस इन द आर्म P एंड Q आर फिक्स टू द डिजायर्ड रेशो। अब P और Q का रेशो क्या है बोलते हैं, फिक्स है, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या कर दी अपन ने, फिक्स कर दी, तो उनका रेशो भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब आर फिक्स टू डिजायर्ड रेशो, द रेजिस्टेंस इन द आर्म आर इज एडजस्टेड सो दैट द गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। कैसे एडजस्ट करूँ उसे, जब तक गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, वही प्रोसेस है जो व्हीटस्टोन में थी, हम टैप करते हुए जाते हैं जब तक उसका डिफ्लेक्शन मिलता नहीं है। ओके, जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, ब्रिज कब बैलेंस होगा, जब वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब हमें x मिल जाएगा बाय यूजिंग R/Q by P, वेयर P एंड Q आर फिक्स एंड R इज सिलेक्टेड फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। हम वो सिलेक्ट करते हैं। इफ L इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड R इट्स रेडियस, देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वही फॉर्मूला अपना रो इज इक्वल टू R इंटू A बाई L, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। क्लियर? तो ये हो गया बेटा कौन, PO बॉक्स। तो PO बॉक्स कोई बहुत डिफिकल्ट ऐसा नहीं है, अगर समझ लो तो आसान है। क्या दिया था हमें PO बॉक्स में, हमें दिया था PO बॉक्स में 3 आर्म है, एक P है, एक Q है और एक R है। P और Q का रेजिस्टेंस फिक्स है, बोलते 10 ओम 100 ओम और 1000 ओम के बीच में उसको रेंज रखाई। R की रेंज कहाँ तक है बेटा, 1 से लेके तो 5000 तक, ये हो गया फिक्स। और एक अननोन रेजिस्टेंस X है, उसके साथ 2 टैपिंग की लगाई K1 एंड K2। फिर हमें उसने बोला कि P एंड Q की वैल्यू को हम फिक्स रखते हैं और कीज को ऐसे टैप करते हैं जब तक गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। जब गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा तब हम इस फॉर्मूले पे से X निकाल लेंगे, खत्म। क्लियर? ठीक है, चलो ये थ्योरेटिकल था। इसी का और एक एग्जांपल है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज का, स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए। अब स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन। तो स्ट्रेन मेजरमेंट यानी कोई apparatus में अगर स्ट्रेन गेज है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बोलते हैं मीटर ब्रिज का। कैसे, तो देखते हैं अभी, ये भी शॉर्ट में पढ़ लो, पॉइंट वाइज लिख लेना बेटा। देखो क्या दिख रहा है डायग्राम पे, समझने की कोशिश कर। R1 R3 R2 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, चौथे गैप में क्या लगा दिया, स्ट्रेन गेज, जिसका हमें स्ट्रेन मेजर करना है। तो इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन ये है बेटा, ये जो R1 और R2 ये दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मतलब R1 इज इक्वल टू क्या लेता है, R2 लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो समझ में आ जाएगा। स्ट्रेन गेज आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेन, देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन द डिवाइस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा उतना डिवाइस में क्या है, स्ट्रेन है, ऐसा हमें पता चलेगा। स्ट्रेन गेन रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है, बोलते 30 ओम टू 3000 ओम तक। फॉर अ गिवन स्ट्रेन द रेजिस्टेंस चेंजेस में ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ फुल रेंज। तो गिवन स्ट्रेन के लिए वो रेजिस्टेंस बहुत कम चेंज हो सकता है, फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड टू फाइंड द स्ट्रेन इन द स्ट्रेन गेज। ओके, तो फिर इसके लिए क्या किया, इन दिस सर्किट 2 रेजिस्टेंसेस, कौन था, R1 एंड R2 आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों कैसे इक्वल है। और R3 क्या है, वेरिएबल रजिस्टर है, R3 क्या है, वेरिएबल इज अप्लाइड। अब होगा क्या, इनको ऐसे एडजस्ट करेंगे हम जब तक अपना डिफ्लेक्शन क्या नहीं होता, जीरो, विथ नो फोर्स अप्लाइड टू द स्ट्रेन गेज, रियोस्टैट इज वेरिड एंड फाइनली पोजीशन सच दैट द वोल्ट मीटर विल इंडिकेट जीरो डिफ्लेक्शन। जब तक वोल्ट मीटर क्या नहीं बताता, हमें जीरो डिफ्लेक्शन नहीं बताता, तब तक हम उसकी पोजीशन क्या करेंगे, वेरी करेंगे। द स्ट्रेन इन दिस कंडीशन रिप्रेजेंट जीरो ऑफ द गेज, तब के कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, जीरो बोल देंगे। इफ स्ट्रेन गेज इज आइदर स्ट्रेच और कॉम्प्रेस देन द रेजिस्टेंस चेंजेस, मतलब उसमें लेंथ अगर बढ़ी या लेंथ घटी स्ट्रेन गेज के अंदर, तो एक तो बढ़ी तो मतलब एलोंगेट हो गया, कम हुई तो मतलब कॉम्प्रेस हो गया। दिस कॉजेज अनबैलेंसिंग ऑफ द ब्रिज, उसके कारण वोल्टेज में क्या आएगा, फ्लक्चुएशन आएगा। दिस प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज इंडिकेशन ऑन द वोल्ट मीटर विच करेस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेन चेंज। If the strain applied on a strain gauge is more, then voltage difference across the meter terminal is more, तो बढ़ जाएगा। If the strain is zero, then the bridge balances and meter shows zero reading। तो इस सभी पॉइंट्स को शॉर्ट में आप लोग जितना जल्दी लिख सकते हो उतना शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना है। पूरे की पूरी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने। कि स्ट्रेन गेज का स्ट्रेन मेजर करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। उसमें क्या होते हैं, तो 3 रेजिस्टेंस होते हैं और एक स्ट्रेन गेज होता है। उसमें के 2 रेजिस्टेंस सेम होते हैं। कौन सेम होते हैं, तो R1 और R2 सेम होते हैं, R3 वेरिएबल रहता है। फिर हम
और वेरिएबल रेजिस्टर को एडजस्ट करते जाते, कब तक एडजस्ट करते जाते, जब तक वोल्ट मीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं शो करता। जब वोल्ट मीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तो हम स्ट्रेन की रीडिंग को जीरो समझ लेते हैं। जैसे ही स्ट्रेन में कॉम्प्रेशन या एलोंगेशन आएगा तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आएगा, तब उस पे से हम बताएंगे कि यहाँ पे कुछ तो भी स्ट्रेन आया है, और वो स्ट्रेन उस फोर्थ इसके रेजिस्टेंस को क्या रहेगा बेटा, प्रोपोर्शनल रहेगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पे। ये तो पिछले वाले टॉपिक की बची हुई चीजें थी, है ना। तो बातें अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो तो अभी अपना आज का टॉपिक है बेटा मेन पोटेंशियोमीटर को पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, पोटेंशियोमीटर। ध्यान देना सबने, पोटेंशियोमीटर और इसके एप्लीकेशंस को आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर है, लेकिन वोल्ट मीटर भी यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो वोल्ट मीटर जो होता है बेटा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आता है। कौन सा, टर्मिनल। और वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर इनको रेजिस्टेंस बहुत हाई चाहिए, सो दैट उसमें से करंट पास नहीं होना चाहिए, और उतना हाई रेजिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वोल्ट मीटर में से कुछ ना कुछ करंट पास होता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है, एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। इसके कंपेरेटिव पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने में पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है, बहुत बढ़िया होती है। तो जनरली फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। फर्क इतना है कि पोटेंशियोमीटर पोर्टेबल नहीं है, वोल्ट मीटर पोर्टेबल। आगे डिफरेंस अपन पढ़ेंगे। तो अभी इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है, तो इसने क्या किया, सबसे पहले एक वायर लिया, पूरा मिटा देता हूं, इसके प्रिंसिपल को समझते हैं अभी बढ़िया तरीके से। चलो देखो, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो इसने सबसे पहले बेटा एक वायर सिलेक्ट किया, ए और बी। देखिए इधर डायग्राम आप लोगों को दिख जाएंगे। ए और बी एक वायर सिलेक्ट किया, और इस वायर के बीच उसने क्या लगा दिया, एक ईएमएफ लगा दिया, और साथ ही साथ एक रियोस्टेट बैलेंसिंग के लिए, और की लगा दी ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल पे है, बी पॉइंट निगेटिव टर्मिनल पे। क्लियर, ठीक है, चलेगा। तो पहले उसने क्या किया, इसमें से कुछ करंट पास हुआ होगा। सपोज वायर का रेजिस्टेंस है कितना, आर। वायर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, आर है। तो अगर ए और बी के बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस गिनते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गिनते हैं, तो बाय ओम्स लॉ वी ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई इंटू आर होना चाहिए। वी ए बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई इंटू आर। सपोज इस सेल का छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है आर है, छोटा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो सेल के हिसाब से अगर हम गए तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर प्लस आर। तो यहां से आई क्या हो जाएगा बेटा, ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। ये बेसिक में बताया था मैंने। तो इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे तो वी ए बी इज इक्वल टू आएगा ई इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। अब इस पे से अगर हम क्या बोल दे, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ अगर मैं लेता हूँ ए बी का, वी ए बी पर यूनिट लेंथ अगर मैं इसको लेंथ से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ई इंटू आर बाई एल इंटू आर प्लस आर। ठीक है क्या। अब ये जो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मैंने लिया है वी ए बी पर लेंथ, तो अगर मैं इसकी जगह एक पॉइंट ले लूँ ए सी, तो वी ए सी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए सी होगा, जैसे वी ए बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए बी है। तो इस पे से ऐसा बताया है इसने कि वी बाई एल जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये वी बाई एल यानी क्या हो गया बेटा अपने लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। कौन हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी क्या, पोटेंशियल चेंज पर यूनिट लेंथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कौन, पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मतलब कौन कांस्टेंट रहेगा बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा। कौन ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज वी ए सी इज इक्वल टू के इंटू एल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दो पॉइंट, यहाँ से मैंने अगर ये डी पॉइंट लिया तो वी ए डी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल ए डी हो जाएगा। मतलब वी बाई एल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियोमीटर है बेटा, इसका फिर बहुत सारी जगह पे यूज किया गया। तो सबसे पहला यूज है इसका टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। क्या करने के लिए,
टू कंपेयर दी EMF ऑफ टू सेल, दो सेल का EMF कंपेयर करने के लिए इसका यूज करा गया। ठीक है, तो देखते हैं अभी कैसे। चलो, तो ये थियरी आप लोग पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। अब उसमें का पहला अपन देखें बेटा, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। चलो, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रही है, इस पे से ही समझ लेते हैं। डायग्राम यहाँ की यूज करते, इक्वेशन अपन इधर देखेंगे। डायग्राम बनाने का टाइम बच जाएगा अपना, बाकी कुछ नहीं। देखो आपको क्या दिख रहा है, एक पोटेंशियोमीटर वायर लिया है बेटा अपन ने। क्या लिया है, एक पोटेंशियोमीटर वायर हमने लिया है। इसमें पेन ले लेते हैं। चलो, देखो क्या दिख रहा है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए से लेके बी तक। एक क्या दिख रहा है बेटा, इधर रियोस्टेट दिख रहा है, इधर एक की है, इधर एक क्या लगा है अपने, सेल लगा। अब दो नए सेल है जिनको हमें कंपेयर करना है, एक है E1 और एक है E2। अब इन दोनों के लिए दो कीज लगाई K1 और K2, और उनका कॉमन पॉइंट गैल्वानोमीटर के थ्रू जॉकी के साथ कहाँ कनेक्टेड है, तो पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, ठीक है क्या। चलो, अब इसका कहना क्या है, पहले हम क्या करेंगे बेटा, इस जॉकी को अलग अलग पोजीशन पे टैप करना है। तो उसके लिए पहले हमने क्या कर दी, ये तो सर्किट ओपन की, K क्लोज कर दी। इसके साथ इसमें से एक किसी सेल को सर्किट में लाने के लिए हमने K1 को क्लोज कर दिया। तो सेल कौन सा आ गया, E1 सेल अपना सर्किट में आ गया। और फिर इस जॉकी को अलग अलग पोजीशन पे क्या करना है, हमें टैप करना है। क्या करना है, अलग अलग पोजीशन पे टैप करना है। कब तक टैप करना है, जब तक गैल्वानोमीटर अपना जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। सपोज जब आपने इसे टैप किया तो ए से लेके ये जो डिस्टेंस आया बेटा, ए से लेके यहाँ तक का L1 आया, तो मतलब E1 जो आया वो आया प्रोपोर्शनल टू L1 एज पर पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। सेल EMF इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। फिर आपने क्या किया, K1 को क्लोज कर दिया, K2 को चालू कर दिया। K1 ओपन हो गया, K2 को क्लोज कर दिया, मतलब अब सेल कौन सा आएगा बेटा, E2 सेल आ गया सर्किट में। फिर से आपने जॉकी को अलग अलग जगह टैप किया, तो आपको क्या मिला, E2 मिला। किसके हिसाब से मिला, L2 के। फिर इन दोनों का रेशियो ले लिया, E1 बाय E2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, L1 बाय L2। खत्म। समझ में आई, ये हो गई पहली। इस सेल मेथड को बोलते हैं इंडिविजुअल सेल मेथड। कौन सी मेथड बेटा, क्यों इंडिविजुअल, क्योंकि पहले एक सेल को लिया फिर बाद में दूसरे। फिर इसे लिखेंगे कैसे आप लोग, तो पहले आपको बेटा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लिख लेना है एक लाइन में। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फिर आपको इसका क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सेल ऑफ EMF E, a key K and rheostat RH. Two cells which EMF is to be determined, that is E1 and E2, are connected to the positive terminal A, so that along with key K1 and K2, the common terminal of keys K1 and K2 is connected to galvanometer, and through galvanometer they are connected to potentiometer wire by means of jockey. ये हो गया कंस्ट्रक्शन। जो जो दिख रहा है डायग्राम में वो काय में आएगा, कंस्ट्रक्शन। वर्किंग में क्या आएगा, फर्स्टली द सेल्स E1 इज ब्रिंग इनटू द सर्किट बाय क्लोजिंग की K1 एंड की K2 इज केप्ट ओपन। K2 को बंद ओपन रखना पड़ेगा, K1 को क्या करना पड़ेगा, क्लोज। तो ये सेल आ गया एंड द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू गैल्वानोमीटर। द जॉकी इज टैप अक्रॉस डिफरेंट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। जॉकी को अलग अलग जगह क्या करा, टैप करा, जब तक हमें गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या नहीं मिलता, जीरो। जिस समय गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो मिल गया, उस समय की लेंथ हमने मेजर कर ली, L1। सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड विथ सेल E2, L2 मिल जाएगा, हो गया वर्किंग। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जल्दी से हो सकता है अगर अच्छे से पढ़ो तो। क्लियर। चलिए अब अपन इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। मेथड 1 हो गई, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल सेल मेथड। अब आती है मेथड, अनदर मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, सम एंड डिफरेंस मेथड। अब इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलो अब कौन सी मेथड है, सम एंड डिफरेंस। पहले सम एंड डिफरेंस को समझ लो। अब सम एंड डिफरेंस में दो कंडीशन यूज करते हैं बेटा। एक तो सेल्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं सो दैट दे विल असिस्ट ईच अदर, और दूसरा सेल को ऐसे कनेक्ट करो सो दैट दे विल अपोज ईच अदर। अब असिस्ट कब होगा, जब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है निगेटिव, ऐसे अगर सेल हमने कनेक्ट करे तो इनके EMF की क्या होंगी, एडिशन। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा असिस्ट करना।
वही अगर हमने ऐसा कनेक्ट किया पॉजिटिव निगेटिव और इसका निगेटिव और पॉजिटिव, तो ये हो जाता है डिफरेंस मेथड, मतलब इसमें दोनों के सेल के ईएमएफ क्या होंगे, डिफरेंस। तो इसे बोलते हैं अपोज करना। क्या करना, अपोज करना। तो यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार आपको लिखना है। पहले क्या आएगा बेटा, प्रिंसिपल आएगा। क्या आएगा, प्रिंसिपल किसका, पोटेंशियोमीटर का। फिर आएगा क्या, तो कंस्ट्रक्शन आएगा। अब कंस्ट्रक्शन में देखते हैं हम क्या क्या दिख रहा है हमें, ठीक है। तो इस डायग्राम को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, मैं अलग डायग्राम भी बता सकता हूँ। देखो उसी के जैसा रखने की कोशिश करते हैं अपन, जैसा पहले वाला डायग्राम है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या दिखेगा हमें, हमने क्या लिया, एक पोटेंशियोमीटर वायर लिया भैया, जैसा पहला निकाला सेम वैसा ही रखो डायग्राम को, ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब एक इससे कनेक्टेड रहता है अपना एक सेल से, उसे क्या रहेंगी, एक की रहेंगी, और इधर क्या रहेगा अपना रियोस्टेट रहेगा। ये हो गया की, ये हो गया ईएमएफ ए और बी के बीच में, क्लियर। अब जो दो सेल हमें कनेक्ट करना है तो उसमें का पहला सेल तो ये हो गया। अब यहाँ पे 4 वे की आएगी बेटा, क्या आएंगी, 4 वे की आएंगी, ठीक है। अब इस 4 वे की के बीच में एक सेल आएगा अपना ईएमएफ वाला, इसको मिटा देते 2 मिनट। अब यहां से हमें क्या चाहिए, पहला सेल हो गया, हमें एक दूसरा सेल कनेक्ट करना है। कौन सा सेल कनेक्ट करना है बेटा, दूसरा सेल कनेक्ट करना है। तो यहां पे मैं ऐसा ठीक है, मैंने इसको आगे लेते हैं, गैल्वानोमीटर इधर कनेक्ट कर देते, क्लियर हुआ, ठीक है। ये हो गया अपने लिए सेल कौन बेटा, E2, ये हो गया सेल E1। तो अब समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसको यहाँ की बजाय यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, चलेगा। अब देखो, अब इस सेल को कनेक्ट कैसे करना है हमें, एक तो दोनों पॉजिटिव आने चाहिए या फिर दोनों क्या आने चाहिए, निगेटिव आने चाहिए। मतलब एक तो कनेक्शन ऐसा आना चाहिए भैया, तो अपना सर्किट फ्लो होगा करंट, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर मैंने इनको नाम दे दिया 1 2 3 4 समझने के लिए, बस देखो कंस्ट्रक्शन। अब अगर मैंने ये पहले 2 की कनेक्ट किया, मतलब ऊपर की साइड से कनेक्ट किया, तो इसका निगेटिव किससे कनेक्ट होगा बेटा, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब सेल क्या हो गया, असिस्ट वाली कंडीशन में। वही मैंने नीचे की कीज ली, तो ये कहाँ कनेक्ट होगा, इसका निगेटिव जाके कहाँ कनेक्ट होगा, निगेटिव के साथ। मतलब वो कौन सी कंडीशन होगी, अपोज वाली। अब वही चीज़ यहाँ पे डायग्राम में नंबर के हिसाब से बताया। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 को क्लोज किया तो ये सर्किट में आ जाएगा, इसका पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। अगर हमने वही इधर से कनेक्ट किया 1 और 4 को कनेक्ट किया तो ये इधर से कनेक्ट होगा, तो ये आएगा निगेटिव और इसका निगेटिव इसके निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो वही चीज़ को मैंने ऊपर बताने की कोशिश करी। तो जब पहले तो कंस्ट्रक्शन सेम, ए बी वायर रियोस्टेट सारी चीज़ें, फिर 2 सेल ऐसे कनेक्ट करो बोलते, सो दैट दे विल असिस्ट ईच अदर एंड दे विल अपोज ईच अदर। ऐसे 2 कंडीशन में। तो पहले असिस्ट हो गए, कौन सी कंडीशन हो गई, असिस्ट। तो अपने पास कौन था बेटा, गैल्वानोमीटर। तो हमने बोला है कि असिस्ट में दोनों के ईएमएफ की क्या होंगी, एडिशन। तो हम लिख लेंगे E1 प्लस E2। तो इसके लिए बैलेंसिंग कंडीशन कितने पे आई, L1 पे। फिर आपने क्या किया, दोनों को अपोज की कंडीशन में लाया, तो ये हो जाएगा माइनस E2 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L2। इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, रेशो, प्लस E2 अपॉन नीचे E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। इसी को कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के हम बोल देते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 2 L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2 हो गया। बस कंस्ट्रक्शन वर्किंग ही लिखना है, इक्वेशन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, 2 ही इक्वेशन लिखता है वो, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है बेटा टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये समझ लेते जल्दी से, कुछ नहीं, ये भी आसान है। चलो देखते हैं अब किस लिए यूज हो रहा है, टू फाइंड दी अननोन रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करने के लिए, अब देखो फिर से ये वाला पार्ट सेम रहेगा, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर विथ रियोस्टेट, एक की है एक सेल है, करेक्ट, ठीक है। फिर जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उसको ए के साथ हमने सीरीज में लगा दिया ऐसे, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ए, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, और वो थ्रू जॉकी कहाँ कनेक्टेड है बेटा, पोटेंशियोमीटर के साथ। ये हो गया अपना 1 पॉइंट कंस्ट्रक्शन का। अब इसी के अक्रॉस जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उसके अक्रॉस हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रखा आर, उसका की रखा K2। क्या रखा की K2, क्लियर, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब हम क्या बोलेंगे फिर से,
हमने पहले ये K2 ओपन रखा, सिर्फ K1 को क्लोज किया, K1 को क्लोज किया, अपना सेल E1 भी सर्किट में आ गया, गैल्वानोमीटर आ गया, जॉकी आ गई, इस जॉकी को टैप करा तो हमें क्या मिला, E1 प्रोपोर्शनल टू L1 मिल गया। क्या मिल गया, E1 प्रोपोर्शनल टू L1। ठीक है, फिर हमने क्या करा, K2 की को क्लोज कर दिया। किसको क्लोज कर दिया बेटा, K2 की को। अब ये रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया। कौन सर्किट में आ गया, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल हमें मिला V प्रोपोर्शनल टू L2 मिल गया। V प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया, L2। अब अपने पास क्या है, एप्सिलॉन बाय V इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, L1 बाय L2 हो गया। अब एप्सिलॉन यानी क्या होता है, I इंटू आर प्लस आर होता है EMF, और V क्या होता है, सिर्फ I इंटू आर होता है, इज इक्वल टू क्या बचा, L1 बाय L2 बचा। अब I इंटू आर हो जाएगा प्लस I इंटू आई क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। चलो आई क्या हो गया, ऊपर से और नीचे से कैंसिल, तो R बाय आर क्या होंगे 1 प्लस R बाय आर इज इक्वल टू क्या आया बेटा, तो L1 बाय L2 आया। तो R बाय आर इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1, तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू L1 बाय L2 माइनस 1, सिंपल। तो यहाँ से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया। तो सिंपल, दो ही स्टेप हमें ध्यान में रखनी है। पहले की कौन सी क्लोज करी, ये वाली की क्लोज करी, सो दैट जो सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो सर्किट में आ गया, और आपने गैल्वानोमीटर के थ्रू जॉकी जो थी उसको टैप किया, आपको क्या मिल गया, बैलेंसिंग लेंथ मिल गई पहले वाले के लिए। फिर आपने क्या किया, K2 को क्लोज किया तो रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिल गई, V प्रोपोर्शनल टू L2। दोनों का क्या लिया, रेशो लिया। अब एप्सिलॉन क्या होता है हमें पता है, EMF क्या होता है, I इंटू आर प्लस आर होता है, और V क्या होता है, तो I इंटू आर होता है। तो सॉल्व किया तो R इज इक्वल टू R इंटू L1 बाय L2 माइनस 1। देख लो, वही दिया है। ठीक है, तो एक बार V लिया, एक बार E ले लिया, क्लियर है। इसके अलावा 3 और एप्लीकेशन आते हैं बेटा पोटेंशियोमीटर के, जिसमें एक है वोल्टेज डिवाइडर करके हम इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज। आपको पता है पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ जितनी होगी उतना उसका पोटेंशियल होगा, तो वही प्रिंसिपल को यूज करते हैं एज अ पोटेंशियोमीटर वोल्टेज डिवाइडर। देख लेते, पढ़ लेते। द पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर टू कंटिन्यूअसली चेंज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ वोल्टेज सप्लाई। किस लिए, टू चेंज द आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ देखो क्या दिख रहा है, ए से लेके बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है, उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है और एक EMF है। अब जहां तक आप कनेक्ट करोगे उतना पोटेंशियल मिलेगा। इस पॉइंट को अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। वही प्रिंसिपल वर्क करता है। पोटेंशियल विज सेट अप बिटवीन पॉइंट्स A एंड B ऑन द पोटेंशियल। वन एंड ऑफ द डिवाइस इज कनेक्टेड टू पोजीशन A एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्लाइडर दैट कैन मूव अलोंग AB। ये स्लाइडर है, यहाँ पे रखा तो इतने इसका पोटेंशियल मिलेगा, थोड़ा आगे रखेंगे तो थोड़ा आगे रखेंगे तो उतनी इसका मिलेंगे, और आगे करेंगे तो उतनी इसका। मतलब इसको अलग अलग जगह टैप करके आप पोटेंशियल को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वही तो है पोटेंशियल मीटर का प्रिंसिपल। द वोल्टेज वी डिवाइड्स इन पोर्शन ऑफ लेंथ L1 एंड L2 एज शोन इन फिगर। क्लियर। दूसरा डिवाइस आता है कौन, ऑडियो कंट्रोल। स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर कॉमनली यूज इन मॉडर्न लो पावर ऑडियो सिस्टम एज ऑडियो कंट्रोल डिवाइस। जो अपन वॉल्यूम की डिवाइस यूज करते हैं ना, आवाज बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए, वहां पे भी किसका यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। कैसे, तो फेडरी एंड रोटरी पोटेंशियोमीटर दोनों, नॉब वाले भी और घुमाने वाले भी, रेगुलरली यूज फॉर फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, लाउडनेस कंट्रोल एंड फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो सिग्नल। डीजे वाले लोग जो यूज करते हैं, एक स्लाइड वाला भी रहता है उनके पास और घुमाने वाला भी रहता है, तो रोटेट वाला भी और स्लाइड वाला भी। ठीक है, और एक इसका यूज है बेटा पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। इफ द स्लाइडर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, इट कैन वर्क एज अ मोशन सेंसर। अगर आपने मूविंग पार्ट को लगा दिया तो वो आएगा उस पॉइंट तक जहाँ तक पोटेंशियल है, फिर पोटेंशियल बदल गया तो वो ऑपरेशन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग पार्ट कॉजेज चेंज इन पोटेंशियल विच इज फर्दर एम्पलीफाइड यूजिंग एन एम्पलीफायर सर्किट। द पोटेंशियल डिफरेंस इज कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग पार्ट। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उस हिसाब से उसका पोटेंशियोमीटर हम पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक एग्जाम्पल से ये आप लोग देख सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 9.7 नंबर का एग्जाम्पल। 9.7 सबसे आसान पार्ट है। पोटेंशियोमीटर दिखने में ही बड़ा दिखता है, जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला उसी सीक्वेंस में लिखना है। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसके बाद इक्वेशन, सिंपल। चलो 9.7 क्या बोला, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, बोलते मतलब स्मॉल r फाइंड करना है ऑफ अ सेल ऑफ EMF, जिसका EMF हमें दिया है कितना 1.5 वोल्ट। द बैलेंस पॉइंट इन द ओपन सेल कंडीशन इज 76.3, मतलब पहले वाला बैलेंस पॉइंट 76.3 सेंटीमीटर। ओके, व्हेन अ रेजिस्टर ऑफ 9.5 ओम इज यूज, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है हमें
9.5 एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू, अब L2 हो गया 64.8 सेंटीमीटर। ओके, ऑपोजिट डिटरमाइन द इंडक्टर, तो फॉर्मूला ही अपने पास R इज इक्वल टू R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1, खत्म, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो, दिस इज इट। अब पढ़ते हैं अपन एडवांटेजेस। किसके एडवांटेजेस बेटा? पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, जो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहला, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन वोल्टमीटर, क्लियर है। दूसरा, अ पोटेंशियल मीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ ऑफ अ सेल, व्हाइल वोल्टमीटर जो है वो सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होता है, इट कैन नॉट बी यूज टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस हुआ। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज वेरी एक्यूरेट इन केस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अ वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना, 10 टू द पावर -6 वोल्ट तक का मेजर कर सकते हैं हम, कैसे? बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, मतलब इसका लीस्ट काउंट जो है वो बहुत कम है, लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मच बेटर कंपेयर टू दैट ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस होगा। डीमेरिट्स क्या है? पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल एंड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज नॉट पॉसिबल, उसके लिए कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। वोल्टमीटर का कैसे, सिस्टम में लगा दिया, वो डायरेक्ट रीडिंग बता देगा। पोटेंशियोमीटर के केस में हमें इन्वॉल्व होकर मेजरमेंट लेके कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, ये पोटेंशियोमीटर का क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियोमीटर। अब अपना पार्ट बचा क्या है, तो गैल्वानोमीटर का पार्ट बचा है, जो तीसरे वीडियो में खत्म हो जाएगा। गैल्वानोमीटर के दो कंडीशन, उसके बाद एमीटर, वोल्टमीटर और थर्मल रेजिस्टेंस क्या है एंड ऑल दैट। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका पूरा थ्योरी और सॉल्व न्यूमेरिकल होते नहीं, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो आई वुड सजेस्ट जिनका कुछ भी नहीं हो उन्होंने थ्योरी और सॉल्व न्यूमेरिकल पे फोकस करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाएंगे तो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।